नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाई राधा पहुँचा देगी। बहू सोनिका ने पीछे से सास ममता जी को रसोई में देखकर पूछा, बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, ममता जी ने कहा। सोनिका अपनी बाई राधा से बोली, राधा, यह पोहे तुम्हारे लिए हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है कल। ममता जी बोली, सोनिका बहू, बड़ी बहू तो अपने मायके गई हुई है 15 दिनों के लिए। खुद बड़ा बेटा राकेश बाहर से खाना खा रहा है। ऐसे में हम उनके वहाँ जाकर क्या करेंगे? जैसे तैसे या 15 दिन निकाल लो। सोनिका तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके तीनों बेटे और तीनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप लोगों को हम सब बारी बारी से रखेंगे। यदि बड़ी भाभी अब आप लोगों को मझधार में छोड़कर मायके चली गई हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन क्यों निकलवाऊँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। ममता जी अपने कमरे में आई तो पति सुधाकर जी बोले, क्या हुआ ममता, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है। ममता जी बोली, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हमारी यहाँ रहने की तारीख कल खत्म हो चुकी है, कहकर पड़ोस में मझले बेटे अरुण के घर गई। अरुण की पत्नी सीमा अभी चाय नाश्ता बना रही थी। ममता जी बोली, मझली बहू, बड़ी बहू मायके गई हुई है, आज उसकी बारी थी हमें उसके घर ले जाने की, वह नहीं है, तब तक तुम हमें खाना खिला दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ममता जी ने विनती करते हुए कहा। यह सुनते ही सीमा का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वे कहीं न कहीं घूमने चली जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस हम लोगों पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सके। मगर मैं भी उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं। आप फ़ोन करके उन्हें वापस बुला लीजिए। मुझसे नहीं बनेगा आप लोगों का खाना। मेरी बारी अगले महीने है। ममता जी की आंखों से आंसू धारा बह निकली और वे वहाँ से भी लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। पति सुधाकर जी को सारी बात बताई तो वे बोले, ममता, मुझे उन दिनों की जब तीनों बेटों का जन्म हुआ था, सब लोग किस्मत वाला कहते थे। मुझे कहते थे, तेरी आगे की जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो 3-3 बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो तो जरा 3-3 बेटे होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। तीनों बेटों और बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। सुधाकर जी और ममता जी ने बहुत मेहनत करके तीनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता देते।
सुधाकर जी एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने बच्चों को बड़ा करने और अपने माता पिता की सेवा में अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी। सुधाकर जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे राकेश की शादी की, जिसकी पत्नी सुधा घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद में दोनों बेटों की भी शादियां हो गई। ममता जी ने हर कदम सुधाकर जी का साथ दिया था, मगर अब उम्र ज़्यादा होने के कारण बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। सुधाकर जी को भी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। सुधाकर जी अब रिटायर भी हो चुके थे और उनको हर महीने पेंशन मिलने लगी थी। तीनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से तीनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठा दी। सुधाकर जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था, अब वह 3 घरों में बँट चुका था। यह देखकर सुधाकर जी और ममता जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे, मझले हिस्से में मझला बेटा और बहू, और अंत वाले हिस्से में छोटा बेटा बहू रहने लगे थे। तीनों ने सुधाकर जी और ममता जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। तीनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे, अपनी पेंशन भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना तीनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली, और अब तो यह आलम था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार न थी। सुधाकर जी और ममता जी जिस बेटे के पास रहते, वहाँ अपनी महीने की पेंशन भी दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हो। सुधाकर जी आज बहुत उदास हो चुके थे। वो बोले, महीने की अपनी पेंशन देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। हर महीने मेरा पेंशन देने का क्या फ़ायदा जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। ममता जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वो हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 3 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 3 बेटों की शादी के बाद तीनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है। अब कहते हुए ममता जी फुट फुट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर मायके चली जाती है। बाकी की 2 छोटी बहुएं भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती हैं जैसे हमारा कोई अस्तित्व ना हो। सुधाकर जी बोले, ममता तुम सही कह रही हो। हमारा होना या ना होना जिनके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। ममता जी बोली, क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सुधाकर जी बोले, ममता मैं समझाता हूँ। उन्हें कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह तीनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी उनके कमरे में पहुँचे। बड़ा बेटा राकेश आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं सुधा घर पर नहीं है। मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। सुधाकर जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी घर पर नहीं है। हम लोगों को खाना खिलाना न पड़ जाए इसलिए मायके जाकर बैठ गई है और रसोई को भी ताला लगाकर गई है ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सके।
राकेश पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगा। मझला बेटा अरुण बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? सुधाकर जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम तीनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का चौथा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा सुनील आश्चर्य से बोला, पापा चौथा हिस्सा किसका करना है? सुधाकर जी बोले, हमारा। सुधाकर जी बोले, राकेश आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाले गंगा हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी पेंशन देने का क्या फ़ायदा? जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरी पेंशन में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाएगी। चूँकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को यहाँ रहना है, तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यह घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम तीनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। सुधाकर जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से ज़मीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सुधाकर जी ने उनकी बाई गंगा को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। दोनों बहुएं उनके कमरे से बाहर आकर बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है। ना वे मायके जाती और ना यह दिन देखने को मिलता। वहाँ बड़ी बहू सुधा को जब सारी खबर मिली तो वह तुरंत मायके से वापस आकर बोली, मम्मी जी पापा जी, मैं तो वैसे भी आज वापस आ रही थी, आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? ममता जी बोली, तुम तीनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सभी बेटों को अपने ही माता पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था, मगर मन मारकर तीनों ने सुधाकर जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई गंगा भी आ चुकी थी और सुधाकर जी और ममता जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। तीनों बेटे बहुओं ने सुधाकर जी और ममता जी से माफ़ी मांगी, मगर सुधाकर जी और ममता ने तीनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। तीनों बेटे बहू इतना समूह लेकर रह गए। दोस्तों, जो माता पिता 3 बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों शादी के बाद उन तीनों बेटों से एक माता पिता नहीं संभाले जाते? क्यों माता पिता बेटे और बहुओं पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे कपूत बेटों से तो अच्छा है निसंतान रहना। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।